हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी डायलॉग्स में। ये हमारी 8 MCQs की सीरीज़ है जहाँ पर कि हम लोग इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर से आपके लिए चुनिंदा 8 क्वेश्चंस लेकर आते हैं और ये क्वेश्चन उन्हीं न्यूज़ से बनाए जाते हैं, उन्हीं खबरों से बनाए जाते हैं, उन्हीं करंट अफेयर से बनाए जाते हैं जो कि जिनकी संभावना आपके एग्ज़ाम में आने की होती है। क्योंकि आपसे कभी भी एग्ज़ाम में न्यूज़ या खबर नहीं पूछे जाते हैं, बल्कि उनसे जो बैकग्राउंड में आपके जो क्वेश्चन बनते हैं ना, वो पूछे जाते हैं। तो वो जो क्वेश्चन हैं विद स्टैटिक पार्ट आपको इस सीरीज़ में कवर करवाए जाते हैं। और ये जो सीरीज़ है ये हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए है। और इसकी एक इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर आपसे कभी भी कोई भी न्यूज़ छूट जाती है या फिर खबर छूट जाती है ना, तो आपको घबराने की बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि उस खबर से अगर कोई भी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बन रहा होगा तो वो आपको इस सीरीज़ में कवर करवा दिया जाएगा। तो इस सीरीज़ को फॉलो ज़रूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी करिए और बाकी बच्चों को भी बताइए। चलो स्टार्ट करते हैं और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना, क्योंकि इसको अगर आप देखेंगे 8 क्वेश्चन थे तो आपका बहुत ज़्यादा जो पूरा सिलेबस है वो कंप्लीट हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द चाहबार पोर्ट। यहाँ पर ये पूछा है कि चाहबार बंदरगाह के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यहाँ पूछा है कौन सा कथन सत्य है। ये आपको हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम दें तो आपको यहाँ पर देखना है कि आपसे करेक्ट पूछा है या फिर इनकरेक्ट पूछा है, क्योंकि बच्चों को एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते भी जल्दी में ये बच्चे नहीं देखते हैं और आते आते उनका क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो यहाँ पे आपसे क्या पूछा है? सत्य पूछा है। किसके बारे में? चाहबार बंदरगाह के बारे में। क्या ये जो है इट इज़ अ ईरान्स ओनली ओशनिक पोर्ट, क्या ये ईरान का समुद्री बंदरगाह है? केवल यही एक समुद्री बंदरगाह है। और फिर है कि क्या ये ऑल्टरनेटिव रूट है पाकिस्तान के लिए, कि पाकिस्तान को बाईपास करने वाला एक वैकल्पिक मार्ग है, और ये भारत की कनेक्टिविटी को रूस, मध्य एशिया और यूरोप के देशों से सुगमता बना देता है। मतलब कि इंडिया को रशिया, सेंट्रल एशिया और यूरोपियन कंट्री से जोड़ता है। इनमें से हमें बताना है कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर है आपका ऑल ऑफ द अबव। हाँ, ये सारे के सारे जो पॉइंट्स मैंने यहाँ पर लिखे हैं ये चाहबार पोर्ट के लिए सही है। अब देखो यहाँ पे खबर क्या थी कि खबर में ये आया है, न्यूज़ में आया है कि इंडिया ने, ठीक है, मतलब कि जो भारत है और ईरान ने, दोनों ने 10 साल का, ठीक है, एक 10 साल का कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया है चाहबार पोर्ट के लिए कि यहाँ पर अब इंडिया जो है ना, जो हमारा भारत है वो चाहबार पोर्ट का मतलब वो ऑपरेशनल हो गया। अब उसको भी हक मिल गया है चाहबार पोर्ट का ऑपरेशनलाइज करने के लिए। तो ये हमारी खबर थी। अब हम पहले क्या देख लेते हैं कि चाहबार पोर्ट है कहाँ। अब देखिए ये है हमारा वर्ल्ड का मैप है, यहाँ पर है इंडिया, ये हो गया हमारी इंडिया हो गया। सिंपल सी बात है, सबको पता होगा कि ये हमारा इंडिया हो गया। अब यहाँ से आपको मिलेगा पाकिस्तान होता हुआ, ठीक है, फिर यहाँ से आपको मिलेगा ईरान। तो ये वाली जो चीज़ है ये है ईरान, और ऊपर की साइड आपको मिलेगा हल्का सा, ये ज़्यादा हो गया है, ठीक है, तो यहाँ पर आपको मिलेगा अफ़गानिस्तान। ये आपका हो गया अफ़गानिस्तान। अब यहीं पर है चाहबार पोर्ट। यहाँ पर चाहबार पोर्ट है और यहाँ पर है ग्वादर पोर्ट। ये ग्वादर पोर्ट है और यहाँ पर है आपका चाहबार पोर्ट। ये है आपका चाहबार पोर्ट जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। अब देखो तो चाहबार पोर्ट के बारे में इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स ये है कि पहली बात तो ये है कि ये ईरान का केवल अकेला ऐसा पोर्ट है जो कि ओशनिक पोर्ट है, ठीक है, समुद्री बंदरगाह है। ये आपका इम्पॉर्टेंट हो गया, ठीक है। उसके बाद इसमें ये वाली बात आती है आपकी कि ये जो चाहबार पोर्ट है ना, चाहबार पोर्ट जो है वो इंडिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा। कैसे करवाएगा प्रोवाइड, तो इसको भी देख लेते हैं हम लोग कि इसको मिटा देते हैं पहले, ठीक है। अभी हम केवल चाहबार पोर्ट के बारे में बात करते हैं कि इंडिया का जो यहाँ पर जो मुंबई है, इंडिया यहाँ से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करेगा। पहले चाहबार पोर्ट में जाएगा तो वहाँ से जो सेंट्रल एशिया, रशिया, अफ़गानिस्तान, सारे के सारे रास्ते जो हैं वो इंडिया के लिए खुल जाएंगे। अब इससे क्या होगा कि जो इंडिया जो है, पहले इंडिया को क्या करना था कि पाकिस्तान जो था ना वो इंडिया को अपना जो उसका खुद का देश है वहाँ से सेंट्रल एशिया की या फिर रशिया की, अफ़गानिस्तान की जो कनेक्टिविटी की जो एक्सेस है, जो पहुँच है, वो नहीं देता था। अब इंडिया ने क्या करा है, अब पाकिस्तान की ज़रूरत ही नहीं है। इंडिया चाहबार के पोर्ट से, मतलब ईरान के चाहबार के पोर्ट से अफ़गानिस्तान में जा सकता है, रशिया में जा सकता है, मध्य एशिया में जा सकता है, सेंट्रल एशिया में जा सकता है। तो इसके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस हो गया है। तो अब यहाँ पर हम ये बोल सकते हैं कि पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए इंडिया के लिए चाहबार पोर्ट एक बहुत
बड़ी इम्पॉर्टेंस रखता है। ये वाली बात होगी। और साथ में क्या है कि आप सबको पता भी होगा कि जो ईरान है, ठीक है, ये जो ईरान है, ये वाला जो ईरान है, ये एक अगर हम बात करें कि जो इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, ठीक है, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का एक गेटवे की तरह काम करता है, ठीक है। अब नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर में क्या है कि ईरान से होते हुए अज़रबाईजान, ठीक है, अज़रबाईजान हो गया, अस्त्राखान हो गया, मॉस्को हो गया, ठीक है, सेंट पीटर्सबर्ग होते होते रशिया से मतलब कि सेंट्रल एशिया फिर रशिया से होते होते पूरे नॉर्थ यूरोप में होते हमारी कनेक्टिविटी हो जाएगी, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। तो कैसे कनेक्टिविटी होगी कि अज़रबाईजान, ठीक है, अज़रबाईजान से होते हुए, अज़रबाईजान से मॉस्को, सेंट पीटर्सबर्ग से होते हुए यूरोप तक कनेक्टिविटी हमारी हो जाती है। तो यहाँ पर ईरान हमारे लिए एक बहुत बड़ा काम करता है। अब क्या है, यहाँ पर ईरान के बारे में बात कर ली, चाहबार पोर्ट के बारे में बात कर ली। और एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपसे ये भी बन सकता है कि जो चाहबार पोर्ट है वो कौन से सी में पड़ता है। तो वो आपका पड़ता है अरब सागर, मतलब कि अरेबियन सी में ये पोर्ट पड़ता है। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर हमारी जो 10 साल के लिए अब हम ऑपरेशनल कर सकते हैं, ठीक है, चाहबार पोर्ट को, तो इससे क्या होगा कि इंडिया जो है, अफ़गानिस्तान हो गया, ऐसे जो देश हैं उनको असिस्टेंस प्रोवाइड करवा सकता है कि चाहबार पोर्ट के थ्रू अफ़गानिस्तान में जा सकता है, उनको एड प्रोवाइड करवा सकता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये थी हमारी आज का पहला क्वेश्चन। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। यहाँ पे आपको जितने भी चाहबार पोर्ट से जो इम्पोर्टेंट पॉइंट बनते थे वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। तो पहला क्या हो गया, समुद्री बंदरगाह, हाँ सही है। पाकिस्तान को बाईपास करने के लिए इसको खोला गया, हाँ बिल्कुल सही है। और इंडिया को सेंट्रल रशिया और यूरोपियन कंट्री से कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाएगा, तो ये भी सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में जाने से पहले आपको जो बच्चे हमारे चैनल पर नए हैं उनको चैनल के बारे में बता देती हूँ कि जो हमारा चैनल है वहाँ पर हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही बच्चों के लिए बहुत सारी सीरीज़ चलाई जा रही हैं। तो देखो हमारी सीरीज़ है MGS MCQs की, जो मैं आपको करवा रही हूँ, ये वही सीरीज़ है। दूसरी सीरीज़ है हमारी पॉलिटी की। पॉलिटी में क्या है कि वहाँ पर भी हम लोग आपको राज्य व्यवस्था में 10 क्वेश्चंस करवाते हैं, बहुत अच्छे से करवाते हैं। और NCERT की सीरीज़ है जहाँ पर कि हम लोग पहले आपको NCERT को चैप्टर वाइज विद नोट्स के साथ, ठीक है, नोट्स के साथ पढ़ाते हैं, बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताते हैं, फिर आपको उसी चैप्टर से जो भी इम्पोर्टेंट MCQs बनते हैं वो भी आपको प्रोवाइड करा दिए जाते हैं। हमारी क्लास 6 की जो ज्योग्राफी है डिटेल और साथ में MCQ वो कवर हो चुकी है, आप जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। और क्लास 7 की ज्योग्राफी जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, हमारी उसकी डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है और NCERT भी कंप्लीट हो चुकी है, तो सॉरी MCQ भी कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। और जो NCERT होती है वो किसी भी एग्ज़ाम को पास करवाने के लिए हमारे लिए बहुत अच्छी भूमिका निभाती है, क्योंकि इससे हमारे फंडामेंटल क्लियर होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। और ये जो सीरीज़ है NCERT की और जितनी भी सीरीज़ हमारे चैनल पर चलाई जाती हैं वो सारी की सारी आपको फ्री में प्रोवाइड करवा दी जाती है। और नेक्स्ट सीरीज़ है हमारी ट्रिक्स की, जहाँ पर कि हम लोग 5 MCQs लेते हैं, उनको आपको ट्रिक्स से कंप्लीट करवा देते हैं। और नेक्स्ट है हमारी करंट अफेयर मंथली की। यहाँ पर जो मंथ में पिछले महीने, जैसे कि हमने आपके लिए अप्रैल की निकाल दी है, ठीक है, उसके अप्रैल को हमने 70 वन लाइनर में कंप्लीट कराया है, ठीक है। और यहाँ पर हम लोग जो भी इम्पॉर्टेंट न्यूज़ रहते हैं, करंट अफेयर रहते हैं जो कि आपके एग्ज़ाम में आ सकते हैं, उनको एक मैगज़ीन में कंपाइल करके आपको दे देते हैं। तो आप जाके देखिए, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट वहाँ पर आपको करंट अफेयर मिल जाते हैं। फिर है मेंस की। मेंस में क्या होता है, जो बच्चे मेंस की तैयारी कर रहे हैं, जो कि मेंस को शुरू से ही लेके चलना चाहते हैं, तो उनके लिए हम लोग मेंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को रेगुलरली लेके आते रहते हैं, आप जाके देख सकते हैं। और उसके बाद है हमारी शॉर्ट वीडियोस की एक सीरीज़ है जहाँ पर कि हम लोग आपके लिए कंसेप्ट क्लियर करते हैं अच्छे से, जितने भी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट होते हैं वो आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। और अपने चैनल की कम्युनिटी में हम लोग क्वेश्चंस आपके लिए प्रैक्टिस के लिए डालते रहते हैं। तो जाइए चैनल में जाइए, देखिए, उसका फ़ायदा उठाइए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग CPI आर कंपाइल्ड बाय नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस। यहाँ पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा उपभोक्ता मूल्य सूचकांक राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा संकलित किया जाता है, ठीक है। तो कौन सा किया जाता है, तो क्या वो CPI फॉर
इंडस्ट्रियल लेबर मतलब कि औद्योगिक श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करा जाता है। CPI फॉर एग्रीकल्चरल लेबर कृषि मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक करा जाता है। CPI फॉर रूरल लेबर ग्रामीण मजदूरों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक, या फिर ग्रामीण शहरी तथा संयुक्त उपभोक्ता मूल्य सूचकांक किसको। अब यहाँ पूछा है कि CPI वैसे अगर हम देखें ना तो वो 4 टाइप का होता है, ठीक है, ये वही 4 टाइप है। अब इसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है कि NSO मतलब हो गया राष्ट्रीय सांख्यिकीय कार्यालय द्वारा इसको कौन कंपाइल करता है, तो ये करता है CPI। जो NSO है वो इस वाले जो 4th टाइप का जो CPI इसको कंपाइल करता है। अब CPI क्या है, CPI है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स हो गया। और अब ये खबरों में क्यों था, क्योंकि खबरों में अभी खबर आई है कि अगर हम पिछले 4 महीने की बात करें तो उसमें जो अप्रैल का जो महीना था ना, तो उसमें सबसे ज़्यादा फूड इन्फ्लेशन रहा है। मतलब खाने की जो चीज़ें थी उन पर सबसे ज़्यादा महंगाई रही है, ठीक है। तो ये खबर थी, तो उस खबर से इन्फ्लेशन बनता है, तो हमने यहाँ पर आपके लिए CPI से क्वेश्चन बनाया है। अब ये इन्फ्लेशन क्या होता है, मतलब महंगाई क्या होती है, क्या हम किसी भी चीज़ को महंगाई बोल देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता। महंगाई वो होती है ऐसे गुड्स, ठीक है, मतलब कि ऐसी चीज़ें या फिर गुड्स एंड सर्विसेज जो कि हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, जैसे कि हम लोग खाना खाते हैं, हमारे कपड़े हो गए, क्लोथिंग हो गए, हाउसिंग हो गई, ठीक है, हाउसिंग हो गई, रिक्रिएशन हो गया, ट्रांसपोर्ट हो गया, एटसेट्रा। अगर इनमें से कोई भी किसी का प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो हम उसको बोलेंगे कि महंगाई हो गई, इन्फ्लेशन हो गया। दूसरा, अगर इनमें से इन्हीं चीज़ों का अगर प्राइस गिर जाता है, बहुत ज़्यादा इनका प्राइस गिर जाता है, तो हम उसको बोलेंगे कि डिफ्लेशन हो गया, ठीक है। ये तो बात हुई हमारी इन्फ्लेशन की और डिफ्लेशन की। अब ऐसा नहीं है कि इन्फ्लेशन बहुत ख़राब है या फिर डिफ्लेशन बहुत ख़राब है। इन्फ्लेशन अच्छी होती है लेकिन एक मॉडरेट लेवल तक, ठीक है, ना ज़्यादा ना कम। तो एक मॉडरेट लेवल की इन्फ्लेशन जो होती है बहुत अच्छी होती है हमारे देश के लिए। ये हमारी बात हो गई। अब इंडिया में अगर बात करें, भारत में बात करें, तो जो इन्फ्लेशन है हमारा, ठीक है, जो इन्फ्लेशन है वो 2 इंडेक्स से मेज़र करा जाता है। एक होता है आपका CPI, मतलब हो गया आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, और एक होता है WPI। अब WPI में क्या होता है, जो आपके होल सेल होता है ना, मतलब जो थोक का व्यापार जो होता है, जो थोक से जब चीज़ें खरीदते हैं उनके जो प्राइस होते हैं, उनके जो मूल्य होते हैं उन पर आधारित होता है। और जो CPI मतलब कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, मतलब जैसे कि हम लोग हैं, आप लोग हैं, वो चीज़ें आप तक, मान लो एक चॉकलेट है, वो आपको कितने रुपए की पड़ी, जैसे आपको चॉकलेट पड़ी 20 रुपए की, तो उस प्राइस को लेकर हम उस महंगाई को बताएंगे कि ये CPI हो गया, कंज्यूमर तक ये महंगाई कितनी पड़ी, ये प्राइस उसको कितने का पड़ा। तो ये हो गया हमारा CPI, ठीक है, ये हो गया कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। और इसका जो बेस लेवल होता है ना CPI का, वो है आपका 2000, करंटली देखें 2012 का बेस लेवल है। मतलब 2012 में जो महंगाई थी उसका ही बेस लेवल लेके हम लोग बताते हैं CPI में कि महंगाई बढ़ी है या फिर महंगाई घटी है, ठीक है। और CPI 4 तरीके का होता है, मैंने आपको बता दिया है, ये 4 तरीके का होता है। और जो हमारी RBI की जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है ना, वो भी जब भी इन्फ्लेशन को काउंट करती है, कंट्रोल करती है, तो वो CPI का ही यूज़ करती है। तो ये जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे CPI को लेकर मैंने आपको बता दिए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट रिगार्डिंग द नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। यहाँ पे कथन पूछा है किसके लिए, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के बारे में पूछा है कि नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के बारे में क्या सही है। क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, क्या इसमें 10 सदस्य होते हैं, और क्या ये एक एक्ट 1995 का एक्ट जिसको हम बोलते हैं प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट एक्ट, ठीक है, कि मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1995 के अंतर्गत इसको बनाया गया था। इनमें से हमें बताना है, या फिर इसका डी ऑप्शन है कि नन ऑफ द अबव, ठीक है, डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो इसका सही आंसर है डी, कि सारे के सारे ये गलत हैं, ठीक है, ये सारे सारे गलत हैं, इनमें से कोई भी जो स्टेटमेंट है वो सही नहीं है। अब ये क्वेश्चन क्यों बनाया है, क्योंकि खबरों में आया है कि जो हमारे भारत की, इंडिया की नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है ना,
उसको यूनाइटेड नेशन ने मान्यता नहीं दी है। उन्होंने, ये अब दूसरी बार हो गया है, दूसरा साल आ गया है जब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक्रेडिटेशन नहीं मिली है। तो इसलिए ये खबरों में था। अब नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन ने क्या बोला है, उसने बोला है कि हमने आपको एक्रेडिटेशन नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? क्योंकि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के इशू है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी, आप लोगों ने जो पारदर्शिता है उसके कुछ इश्यूज़ हैं। यहाँ पर जेंडर और माइनॉरिटी रिप्रेजेंटेशन की कमी है, लैक ऑफ, मतलब कि जेंडर नहीं, मतलब कि वुमेन्स नहीं है। ठीक है, जेंडर और माइनॉरिटी के जो रिप्रेजेंटेशन है उनकी कमी है। ठीक है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है। तो इस मुद्दों को लेकर यूएन ने, यूनाइटेड नेशन ने बोला है कि हम नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन को एक्रेडिटेशन नहीं दे सकते। और ये दूसरी साल हो गया है, अभी दूसरी साल उसको एक्रेडिटेशन नहीं मिली है। अब इससे होगा क्या? अब इससे फ़ायदा क्या है? देखो, फ़ायदा नहीं, मतलब नुकसान क्या है कि उसको अगर एक्रेडिटेशन नहीं मिलती है तो उसका नुकसान ये हो गया कि जो इंडिया की जो एबिलिटी है कि वो ह्यूमन राइट काउंसिल में और यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की कुछ बॉडीज़ में वो वोट करने लायक नहीं बचेगी, कुछ इसमें मतलब वोट नहीं कर पाएगी। तो इसीलिए हमारे जो ह्यूमन राइट कमीशन है उसका यूनाइटेड नेशन का एक्रेडिटेशन मान्यता देना इम्पॉर्टेंट हो जाता है। चलिए अब देख लेते हैं, जो हमारे स्टैटिक पार्ट है उसको देख लेते हैं कि जो हमारी नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है वो एक संवैधानिक बॉडी नहीं है, बल्कि वो क्या है, एक वैधानिक बॉडी है। ठीक है, वैधानिक को बोले तो वो आपकी स्टैट्यूटरी बॉडी है। ठीक है, जो कि एक लॉ एक्ट से बनाई गई है। तो पहला हमारा हो गया। दूसरा, इसके अंदर, और ये काम क्या करती है, ये करती है ह्यूमन राइट्स। ठीक है, ह्यूमन राइट्स को देखती है, क्या कहीं किसी के ह्यूमन राइट, मानव अधिकारों का हनन तो नहीं हो रहा। जहाँ पर भी हनन होता है तो ये बॉडी काम करती है उसको ह्यूमन राइट्स दिलाने में, किसी व्यक्ति को ह्यूमन राइट्स दिलाने में। और यहाँ पर 10 मेंबर नहीं है। यहाँ पर क्या होता है, इस ह्यूमन राइट कमीशन में आपको मिलेगा एक चेयरपर्सन, साथ में 8 मेंबर्स। ठीक है, तो 8 में 7 मेंबर, एक चेयरपर्सन हो गया और 8 मेंबर हो गए, मतलब कि 4 और 4। अब ये जो 4 मेंबर हैं ये आपके फुल टाइम होते हैं। एक मेंबर हो गया फुल टाइम। तो उन फुल टाइम में कौन कौन आता है? इसमें आता है आपका रिटायर्ड, ठीक है, रिटायर्ड जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज हो गए पहले। ठीक है, दूसरे हो गए रिटायर्ड चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट, ये हो गए। और 3 और 4 मेंबर वो हो गए, वो 2 मेंबर जिनको कि ह्यूमन राइट्स की नॉलेज हो। तो 4 मेंबर हो गए जो कि फुल टाइम हो गए। अब बचे ये वाले 4 मेंबर। अब ये जो 4 मेंबर हैं वो चेयरपर्सन्स होते हैं। ठीक है, मतलब चेयरपर्सन है किसकी चेयरपर्सन? नेशनल कमीशन फॉर माइनॉरिटी, ठीक है, नेशनल कमीशन फॉर एससी, नेशनल कमीशन फॉर एसटी और नेशनल कमीशन फॉर वुमेन। इनके जो चेयरपर्सन हैं, जो अधिकारी हैं, जो ऊपर बैठे हुए हैं, ठीक है, उनके एक एक अधिकारी, इसमें 4 यहाँ पर हो गए, 4 यहाँ पर हो गए, तो हो गए हमारे 8 मेंबर हो गए। ठीक है, ये वाली चीज़ ख़त्म हो गई हमारी। और ये जो हमारी बॉडी है ये 1995 के एक्ट से नहीं बनाई गई है, बल्कि इसका 95 की जगह क्या मिलता है आपको, ये एक्ट है आपका 1993। ठीक है, इस एक्ट से बनाई गई है। और इस बॉडी को अब ये जितने भी मेंबर हैं उनको अपॉइंट कौन करता है? इनको अपॉइंट करते हैं हमारे प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन से। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं और रिकमेंडेशन होती है हमारी प्राइम मिनिस्टर्स की, साथ में उनकी एक मेंबर कमेटी की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि ईबू वोल्केनो, अ स्ट्रेटो वोल्केनो रिसेंटली इरप्टेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। तो यहाँ पर क्या पूछा है कि हाल ही में निम्नलिखित में से कौन से देश में ईबू ज्वालामुखी में विस्फोट हुआ है। अब देखो, ऐसे जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ईबू ज्वालामुखी, ईबू वोल्केनो, ये आपसे अक्सर क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ है क्या वो जापान में है, वियतनाम, इंडोनेशिया या फिर मलेशिया। तो ये है आपका सही आंसर है इंडोनेशिया। ठीक है, तो ईबू वोल्केनो कहाँ पर है? इंडोनेशिया में। ठीक है, ईबू माउंटेन है, वहाँ पर एक ईबू माउंटेन है। ठीक है, ईबू माउंटेन मतलब कि ईबू पर्वत हो गया, वहाँ पर ये ज्वालामुखी फूटा है। फूटने के बाद बहुत सारे वहाँ पर आपको एक धुआं निकला है, मतलब एक राख के बादल से बन गए हैं। ठीक है, राख के बादल बन गए हैं और बहुत तेज़ आवाज़ भी आई है वहाँ पर, तो ऐसा न्यूज़ में बोला गया है। अब ये जो आपका ईबू वोल्केनो है ना, जो ईबू वोल्केनो है, अगर हम बात करें तो इंडोनेशिया का वन ऑफ द मोस्ट, ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट एक्टिव वोल्केनो है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो मतलब हो गया कि ऐसा वोल्केनो, ऐसा ज्वालामुखी जो कि अक्सर फटता रहता है। और अगर पिछले साल की बात करें
लास्ट ईयर्स की बात करें तो ये लगभग 21,000 बार फट चुका है। अब देखो कितनी ज़्यादा ये बात होगी। अब एक्टिव का मतलब हो गया आपका सक्रिय, ठीक है, एक्टिव का मतलब हो गया सक्रिय। अब देखो हम मैप में देखते हैं कि ये इंडोनेशिया है कहाँ। अब देखो इंडोनेशिया हो गया ये आपका, ये हो गया आपका इंडोनेशिया। यहीं पर आपको मिलेगा ईबू वोल्केनो। अब यहाँ पर ऐसे इंडोनेशिया में बहुत सारे आपको एक्टिव वोल्केनो, सक्रिय वोल्केनो मिल जाएंगे, क्योंकि जो आपका इंडोनेशिया है वो पैसिफिक रिंग ऑफ फायर में पड़ता है। मतलब कि पैसिफिक रिंग ऑफ फायर वो जगह है जहाँ पर कि बहुत सारे प्लेट टेक्टोनिक की वजह से एक्टिव वोल्केनो रहते हैं, ठीक है। चलिए, और ये इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि अगर हम धरती की बात करें, पूरे अर्थ की बात करें, तो लगभग जो भी 60% जो भी ज्वालामुखी हैं पूरी धरती पर वो आपको स्ट्रेटो वोल्केनो मिल जाते हैं। और ईबू जो वोल्केनो है, ज्वालामुखी है, वो भी आपका एक टाइप का स्ट्रेटो वोल्केनो है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विल कवर द बॉर्डर एरिया। एक मिनट, यहाँ पर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम विल कवर द बॉर्डर एरिया विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। यहाँ पूछा है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम निम्नलिखित में से भारत के किन राज्यों की सीमावर्ती क्षेत्रों को कवर करेगा। क्या वो उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश को करेगा। क्या वो उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख, मेघालय, बिहार को करेगा। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, उत्तराखंड, सिक्किम, लद्दाख को करेगा। या फिर जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल प्रदेश और सिक्किम को करेगा। तो इसका सही आंसर है वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के बारे में बात करी गई है, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। तो सही आंसर है इसका उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम और लद्दाख, ठीक है। यहाँ पर खबरों में ये था कि जो हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट है, केंद्र सरकार है, सरकार ने बोला है कि हम लोग, जो सरकार है, बोला है कि ऐसे राज्य जो कि चाइना से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, तो वहाँ पर जब सरकार रोड बनाएगी ना, सड़क बनाएगी, सड़क निर्माण में हर 1 किलोमीटर की सड़क को बनाने के लिए लगभग वो 2 करोड़ रुपया खर्च करेगी। तो ये आपकी खबर है, ठीक है। तो यहाँ से आपका बनता है कि वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है। अब देखो, जो वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम है, अगर उसकी बात करें तो ये पहली बात तो है कि वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम का मतलब क्या हुआ कि ऐसी स्कीम जहाँ पर कि आपका जो केंद्र सरकार है साथ में जो राज्य सरकार है, दोनों ही मिलकर काम करती हैं। पूरा का पूरा जो पैसे का बर्डन है वो सेंट्रल गवर्नमेंट पे नहीं होता है। ये वाली बात होगी। दूसरी, ये जो खबर थी, ये जो स्कीम है, इसको 2022 और 23 के जो बजट है उसमें अनाउंस करा गया था। ये वाली बात हो गई। और सरकार का ये कहना है कि ऐसे राज्य जो कि चाइना से अपनी बॉर्डर शेयर करते हैं, जैसे कि ये वाले राज्य हो गए, इनमें हम लोग कनेक्टिविटी बनाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे कि वहाँ के लोगों की जो ग्रोथ है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है, ठीक है, लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड है वो बढ़ सके, उनसे आउट माइग्रेशन ना हो। मतलब कि वहाँ के लोग जो हैं, इन राज्यों के लोग हैं, इन राज्यों को छोड़ के ना भागें, ठीक है, जिससे कि जो चाइना है, चाइना डरे। क्योंकि चाइना ऐसा क्या करता है, अक्सर चाइना का ये देखा गया है कि चाइना, अगर हम बात करें पिछले कुछ न्यूज़ की, तो पहले क्या करा था चाइना ने, जो अरुणाचल प्रदेश का जो एरिया है यहाँ पर बोला था, इसका कुछ एरिया चाइना ने बोला कि ये मेरा एरिया है, और यहाँ पर आर्टिफिशियल विलेज बना दिए थे। तो सरकार ने क्या बोला कि अब हम यहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाएंगे, जिससे कि लोगों का आउट माइग्रेशन कम हो जाए, लोग ना जाएं और चाइना यहाँ पर घुसपैठ करने से डरे, ठीक है। तो यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव है हमारे देश में हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट का यही है कि चाइना की जो घुसपैठ है उसको बचाना। तो कौन कौन से हो गए, लद्दाख हो गया, ठीक है, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश हो गया, उत्तराखंड हो गया, सिक्किम हो गया, ठीक है। ये सारे के सारे जो भी राज्य हैं जो कि चाइना से अपनी बॉर्डर टच करते हैं, यहाँ पर वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम के अंतर्गत रोड्स बनाए जाएंगे, इंफ्रास्ट्रक्चर बनाई जाएगी और कनेक्टिविटी दी जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ। यहाँ पे पूछा है कि जीनो प्रत्यारोपण एक प्रक्रिया है, कि इसमें क्या करते हैं कि जीन एडिटिंग से संबंधित है ये, ठीक है। क्या इसमें मानव के अंगों को दूसरे जानवरों के अंगों के साथ बदल देते हैं,
क्या इसमें रक्त आदान, क्या ब्लड ट्रांसफ्यूज़न है या फिर पौधे लगाने की एक प्रक्रिया है। ठीक है, यहाँ पे जीनो ट्रांसप्लांटेशन के बारे में पूछा है, तो इसका सही आंसर है रिप्लेसिंग द ह्यूमन ऑर्गन, कि अब जो ह्यूमन है ना, मतलब एक मानव है, उसके अंग में, ठीक है, मानव में क्या करेंगे, एक जानवर का अंग लेकर यहाँ पर उसमें ट्रांसप्लांट कर देंगे। तो ये हो गया हमारा जीनो से हो गया। अगर हम बात करें तो मैमल्स की बात होगी, जो कि स्तनधारी जानवर होते हैं, उनके बारे में बात करी गई है। अब ये न्यूज़ में क्यों था, क्योंकि न्यूज़ में पहले की न्यूज़ ये आई थी कि पहली बार, ठीक है, पहली बार क्या हुआ था कि एक इंसान के अंदर जो पिग होता है ना, उसकी किडनी लगा दी गई थी। कैसे कि ह्यूमन है, ठीक है, इसकी किडनी एक सूअर था, ठीक है, उसमें से वो अब नॉर्मल सूअर नहीं था, वो सूअर था आपका, उसको म्यूटेशन वाला सूअर था ये, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई करा था, इसको जेनेटिकली मॉडिफाई करा था, मतलब उसके जेनेटिक्स में कुछ ने चेंज करके ऐसा उसका एक ऑर्गन बनाया था, किडनी, जिससे कि वो इस ह्यूमन के अंदर लगा सकें। तो जेनेटिकली मॉडिफाई पिग की किडनी को ह्यूमन के अंदर लगाया गया था। बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये खबर थी, लेकिन अब खबरों में क्या है कि जिस इंसान में ये किडनी लगाई गई थी, अब उस इंसान की हो गई है डेथ। ठीक है, तो इसमें हमारे खबरों में है। तो खबरों में आपसे यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ऐसे टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जीनो ट्रांसप्लांटेशन क्या होता है। तो ये क्या होता है कि किसी भी इंसान के अंदर, ह्यूमन के अंदर, किसी जानवर के ऑर्गन जेनेटिकली मॉडिफाई करके उसके अंगों को एक इंसान के अंदर ट्रांसप्लांट कर देना। तो ये आपका हो गया जीनो ट्रांसप्लांटेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सिकल सेल एनीमिया कॉज्ड बाय, कि सिकल सेल एनीमिया का कारण क्या है। क्या वो इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर है, आनुवांशिक हीमोग्लोबिन असमानता है, फॉलिक एसिड डिसऑर्डर है, फॉलिक एसिड असमानता है, आयरन की डेफिशिएंसी से होता है, या फिर इसमें प्लेटलेट्स कम हो जाती है। सिकल सेल एनीमिया, अब ये है इसका सही आंसर है इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर। इसका मतलब क्या है, ये भी खबरों में था सिकल सेल एनीमिया, और अक्सर खबरों में रहता है। यहाँ पर क्या होता है, हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर, कि हाँ यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है ना, जिससे कि खून बनता है, वहाँ पर डिसऑर्डर आ जाता है। अब डिसऑर्डर किस टाइप का डिसऑर्डर आता है, आप सबको पता है कि जो रेड ब्लड सेल्स हैं, ठीक है, वही हीमोग्लोबिन को दर्शाती हैं। तो यहाँ पर नॉर्मली अगर हम देखें तो रेड ब्लड सेल्स की जो शेप होती है वो ऐसे गोल सी होती है, लेकिन सिकल सेल एनीमिया में इसकी शेप जो होती है ऐसे पिचक जाती है। सिकल सेल जैसे हम दराती से घास काटते हैं, दराती हसली जो भी होती है, ठीक है ना, उससे जो घास काटते हैं उस शेप की हो जाती है। अब इस शेप की होने से क्या होता है कि ऐसे पिचक जाती हैं ये रेड ब्लड सेल्स। तो ये रेड ब्लड सेल्स उतनी ऑक्सीजन सप्लाई नहीं कर पाती हैं हमारे ह्यूमंस के ऑर्गन्स में जितनी कि ये नॉर्मल वाली कर पाती हैं, ठीक है। तो ऑक्सीजन की सप्लाई जो होती है वो कम हो जाती है, ठीक है, जिससे कि वो दिक्कतें बहुत ज़्यादा देखनी पड़ती हैं। तो उसको हम बोलते हैं सिकल सेल एनीमिया। और दूसरा बात है कि जो सिकल सेल एनीमिया है वो आपका इनहेरिटेड है, मतलब कि आनुवांशिक है। इनहेरिटेड हीमोग्लोबिन डिसऑर्डर होता है, आनुवांशिक होता है, जो कि कैरेक्टराइज करा जाता है जेनेटिक म्यूटेशन से, ठीक है। दैट कॉजेज रेड ब्लड सेल्स के अंदर होता है, उसकी शेप नॉर्मल नहीं रहती है, ये वाली बात हो जाती है। तो हमने मोटा मोटा समझ लिया। अब इसमें क्या होता है, अगर हम भारत की बात करें तो सिकल सेल एनीमिया के जो केसेस होते हैं उसमें जो हमारा भारत है, इंडिया है, वो 3rd नंबर पर है। तीसरे नंबर पर सबसे ज़्यादा सिकल सेल एनीमिया के केसेस भारत में ही देखे जाते हैं। और अगर सबसे ज़्यादा की देखें तो नाइजीरिया है, ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। और साथ में ये भी है कि जो सिकल सेल एनीमिया है, जो ट्राइबल्स ग्रुप्स होते हैं उनमें अक्सर देखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट खबर थी सिकल सेल एनीमिया के बारे में। अब नेक्स्ट खबर पर चलते हैं। तो नेक्स्ट है हमारी डिजी लॉकर, अ फ्लैगशिप इनिशिएटिव कम्स अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिस्ट्री। यहाँ पर पूछा है कि डिजी लॉकर एक प्रमुख पहल है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय के अंतर्गत आती है, ठीक है। क्या वो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी के अंदर आती है, सूचना प्रौद्योगिकी, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, या फिर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन। तो ये आपका डिजी लॉकर के बारे में बात है, तो ये आपकी आती है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी। अब ये जो डिजी लॉकर जो फ्लैगशिप इनिशिएटिव है, ये 2015 में इसको लाया गया था। अब यहाँ पर क्या होता है कि सरकार ने ये डिजी लॉकर को बनाया था जिससे कि जो पेपर है ना, जो कागज़ है, उसका जो यूज़ है वो कम करा जा सके, जिससे कि पेड़ कम कटेंगे, ग्लोबल वार्मिंग
स्कैमिंग कम होगी। अब इसमें क्या होता है कि डिजी लॉकर का यूज़ करके अगर आप अपनी डिग्रियां हैं या फिर कोई भी इम्पॉर्टेंट जो आपके डॉक्यूमेंट्स होते हैं उनको यहाँ पर ई फॉर्म में रख सकते हैं, डिजिटल फॉर्म में रख सकते हैं, और उनका यूज़ आप पासपोर्ट में कर सकते हैं, ट्रैवल के दौरान कर सकते हैं, जिससे कि हमारा ट्रैवल आसानी से हो सके। तो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है डिजी लॉकर, ठीक है। और ऐसा नहीं है कि इसके डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसकी सिक्योरिटी नहीं है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी भी है। उसकी सिक्योरिटी OTP से है, और भी जो बोले तो सिक्योरिटी है, बहुत सारे और भी सिक्योर इसको कर रखा है। तो डिजी लॉकर इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक हम बोलें तो हमारे भारत के डिजिटलाइजेशन की ओर एक कदम है, ठीक है। तो ये थे हमारे 8 क्वेश्चंस। अगर आपको इनमें से किसी में भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी लर्निंग।